नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th एंड 12th। कक्षा 11th एंड 12th में जो व्याकरण निर्धारित की गई है उस व्याकरण के टॉपिक में हिंदी ग्रामर जो आपके दी गई है उसमें पहला टॉपिक है आपके भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें भाषा क्या होती है, उसके रूप कौन कौन से होते हैं, किस नामों से जाना जाता है वो, फिर लिपि और व्याकरण, इन तीनों टॉपिक के बारे में हम विस्तृत से अच्छे से पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में कुछ प्रश्न भी आपके लिए निर्धारित किए गए हैं जिसमें आपको अपना मूल्यांकन करना है। आप यूं समझ लीजिए कि इस वीडियो के साथ में मैं आपके लिए प्रश्न लेके आई हूं जिनके उत्तर आपको स्वयं अपनी नोटबुक में, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप उसमें अपनी नोटबुक में लिख पाओगे। तो आइए पढ़ते हैं। जो आपके परीक्षा में ये 2 अंक निर्धारित हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपके मैंने इस वीडियो के साथ में मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाषा क्या होता है। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत की, अपनी मूल भाषा संस्कृत ही मानी जाती है। कई शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी जाती है और संस्कृत को विश्व की प्राचीन भाषा भी कहा जाता है। अपने भारत की तो है ही है, भाषा की जननी ही संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। और भाष धातु का अर्थ क्या लिया जाता है? यानी व्यक्त वाणी, जो वाणी व्यक्त की जाती है उसी को भाषा कहा जाता है। जैसे संस्कृत में बोला गया है भाष व्यक्तायाम वाची, यानी वाणी को व्यक्त करने वाली ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। मनुष्य क्या है? अब यूं अगर अपन अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य क्या है कि एक समाज की इकाई है और मनुष्य से ही समाज बनेगा। ये इस बात को तो आप जानते हैं ना। ठीक है, तो समाज की इकाई होने के कारण हम मनुष्य हैं, तो परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमने विचारों का आदान प्रदान करना है, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना है, संदेश एक दूसरे तक या सूचना पहुंचानी है। तो उसके लिए मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? भाषा का ही प्रयोग किया है। अब वो भाषा चाहे संकेतक भाषा हो, चाहे व्यवस्थित ध्वनियों या शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, या भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा पाते हैं और दूसरे व्यक्तियों के भाव और विचार हम जान पाते हैं। यूं देखा जाए तो क्या है? भाषा वो साधन है जिसमें हम अपना इतिहास भी देख सकते हैं, संस्कृत, संचित ज्ञान, विज्ञान एवं हमारी जो महान परंपराएं थी हम उनको जान पाते हैं। तो इस प्रकार से भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर भाषा नहीं होती तो क्या हम बोलना जान पाते? नहीं। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। और परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी आपको जान लेना चाहिए। यह तो हो गया इसकी, जैसे इसकी प्रस्तावना यानी मूल इसका क्या है वो समझ में आया आपको। अब इसकी परिभाषा देखिए, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू 11th-12th स्टूडेंट आपको इसी तरीके से लिखना है। हम भावा अभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से हम भाषा का नाम दे देते हैं और इस दृष्टि से इंगित मुद्रा यानी संकेत करने वाली, दिखाई जाने वाली, मुख के विकार आदि को भी भाषा ही कहा जाता है। जैसे पशु पक्षियों आदि की बोली, इंगित यानी इशारों से बातें करना, या संकेत चिन्ह या सांकेतिक भाषा जो रोड पे लगाए जाते हैं आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जाए, लेकिन भाषा शब्द का प्रयोग तो औपचारिक रूप से ही किया जाता है और मूल रूप से मानवीय अव्यक्त वाणी को ही क्या कहा गया? भाषा कहा गया है। ठीक है, जो मानव के द्वारा व्यक्त होती हो उसी को क्या बोला गया है? भाषा नाम दिया गया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण लाइन को देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। जो ऐसे टॉपिक आते हैं, आप वैसे तो नोट्स पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो आप एज इट इज मैंने ये दिए हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए कि संस्कृत भाषा क्या है? हमारी कैसी मानी जाती है? भारतीय भाषाओं की, समस्त भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा मानी जाती है। और वर्तमान में
जो हिंदी भाषा है वो क्या है, हमारी राजभाषा, यानी जो ऑफिस कार्यालय राजकीय कार्यालय होते हैं उसमें जो भाषा काम में ली जाती है उसको राजभाषा कहा जाता है, राज कार्य की भाषा। ठीक है। और इसके अलावा देखिए कि इसके अलावा भाषा के दो रूप माने गए हैं। तो भाषा के दो यानी प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे वो देखिए आप कि भाषा के कौन से दो रूप माने गए हैं। एक तो जो मौखिक यानी बोलकर प्रकट की जाए, और दूसरा यानी उन्हीं बोले गए ध्वन्यात्मक उच्चारित उन चिन्हों को, संकेतों को अंकित करना यानी लिखना, तो वो लिखित रूप। ठीक है। तो मौखिक भाषा की क्या परिभाषा होगी कि साधारण बोलचाल की भाषा को ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, जिसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं और छोटे छोटे वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। कैसे, जैसे कि नेताजी के भाषण को सुनकर जनता उत्साह से भर उठी, या अध्यापिका के पाठ पढ़ने पर बच्चे उसका अर्थ समझने लगे। तो ये पाठ पढ़ना ये क्या हुआ, मौखिक भाषा का ही उदाहरण हुआ, यानी मौखिक उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए मौखिक भाषा। और वहीं लिखित भाषा, जब जो बोलचाल की जो ये नेताजी ने भाषण दिया था, अब उसी भाषण को यदि लिख दिया जाए जैसा जैसा उन्होंने बोला, यानी जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्ह ही होंगे, ये जो दिए गए ये क्या है, सांकेतिक, ये चिन्ह ही माने जाते हैं। तो चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर यदि अंकित कर लिया जाए यानी लिख लिया जाए उसको नोटबुक में, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी ऑनलाइन वीडियो को देखकर प्रश्न हल कर रहे हैं, यानी आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं या आप जो वीडियो बनाया जाता है उसमें से जो भी प्रश्न आपके दिमाग में उड़ता है उसका उत्तर आप लिख सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा कि वे भाषा के आप किसी निश्चित चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जैसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये लिखित भाषा का। अब अपन इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लीजिए कि मौखिक व लिखित भाषा में प्रमुख अंतर। तो देखिए, मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, मौखिक भाषा में, जबकि लिखित रूप में लिखे जाने के कारण वाक्य कैसे होते हैं, बड़े बड़े लिखे जाएंगे। दूसरा है कि मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, यानी उसको जैसा उसके मनुष्य के जैसा बोलना आता है उसको वो बोलता है, जबकि लिखित भाषा कैसी होती है, कृत्रिम होती है। कैसी होती है, कृत्रिम, बनावटी, उसको लिखा जाता है, यानी जो भी भाव आया उसको बोला गया, वो बात तो अलग है। ठीक है। और वहीं जबकि क्या होता है कि लिखित भाषा में यानी उसी बोल को या भाषा को लिखते समय क्या होगा कि जो दिमाग में आएगा उसको आप लिखते समय उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए उसको कृत्रिम भाषा कहा गया है। वहीं तीसरा अंतर देखिए कि स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। जब मौखिक रूप से कोई भी भाषा बोली जाएगी तो उसमें स्थानीय निवासी होते उस बोली तो बोली जाएगी, जबकि लिखित भाषा में ऐसा नहीं होता है। फिर देखिए मौखिक भाषा कैसी होती है, यानी उसको परिवर्तन किया जा सकता है, जो बोला है उसको आप दोहरा सकते हो, यानी दोहराते समय आप कुछ और बोल देते हो, जबकि लिखित भाषा में एक बार जो लिख दिया जाए तो वो स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और मौखिक भाषा में सदैव ताजगी बनी रहती है, जबकि लिखित भाषा कैसी होती है, रूढ़ और प्राचीनता से युक्त रहती है। तो ये मैंने यहाँ समय सारणी के द्वारा मैंने आपके ये अंतर स्पष्ट किए हैं, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। अब आगे देखिए भाषा के रूप कौन कौन से हैं, कौन कौन से विविध रूप आते हैं। तो जो सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, जो सीमित क्षेत्र में यानी कुछ ही जगह पर जब बोली जाएगी उस भाषा को स्थानीय रूप से क्या कहेंगे कि हमारी बोली ऐसी है, तो उसको बोली कहा जाता है, और जिसे हम उपभाषा भी कहते हैं। तो यदि आपके प्रश्न आता है उपभाषा किसे कहते हैं या बोली किसे कहते हैं, तो यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। वहीं कहा गया कि कोश कोश पर, जैसे ऐसा बोली के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि कोश कोश पर पानी बदले। ठीक है। कोश, जैसे कोश क्या होता है, 3 किलोमीटर के दायरे के बाद जो जगह होती है उसको कोश कहा जाता है। इतने कोश, 3 किलोमीटर का एक कोश होता है। तो कोश कोश पर पानी बदलता है और 5 कोश पर वाणी, यानी
यदि 15 किलोमीटर के बाद जाए तो वाणी यानी वो बोली परिवर्तन हो ही जाती है। तो हर 5-7 मील पर बोली में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन यानी बदलाव आ ही जाता है। जबकि भाषा का सीमित, अविकसित या आम बोलचाल वाला जो रूप होता है उसको हम बोली के नाम से जानते हैं, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती और ना ही जिसका कोई व्याकरण होता है और ना ही इसका शब्दकोश होता है। बोली का, किसका? शब्दकोश। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि जब आपके ऐसे आए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है तो आप इसको लिख सको। अब यूं भाषा के जो विविध रूप आए हैं वो कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहला मूल भाषा, आज विश्व में बोली जाने वाली यानी जो भी भाषा हम बोलते हैं उन भाषाओं का कुछ कोई ना कोई एक मूल तो रहा होगा ना, चाहे अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्राचीनतम भाषा में संस्कृत का नाम आता है लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए इसको भारत में ही कहा जाता है कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। जबकि अभी तक उसका मूल भाषा संस्कृत ही है ऐसा पता नहीं चला है। लेकिन भाषा के जो पारिवारिक वर्गीकरण में लगभग 10 भाषाओं को जो मान्यता दी जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो मूल भाषा है वो भारोपीय परिवार से मानी जाती है। ठीक है। वहीं दूसरा जो रूप है भाषा का वो है कौन सा? आपके विभाषा। कौन सा है? विभाषा यानी प्रांत या उप प्रांत के आधार पर जो भाषा का वर्गीकृत रूप हमारे सामने आता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाषा के नाम से जाना जाता है। और इन भाषाओं में शासन का कार्य संचालन भी होता है। जैसे पंजाब जाएंगे तो पंजाबी बोली जाती है, गुजरात जाते हैं तो गुजराती, हालांकि वहाँ हिंदी काम आती है। ठीक है। राजकाज की भाषा होती है उसको तो राजभाषा है, उसको तो काम में लिया जाता है। जैसे ये कहाँ, जैसे महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ मराठी ही काम बोली जाती है या उनका काम भी इसी में होता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम विभाषा के नाम से जानते हैं। वहीं तीसरा रूप आता है भाषा का वो है बोली, जो प्रांतीय स्तर के शासन का कार्य पर प्रयुक्त नहीं होती है और मंडली में स्तर पर ही स्वीकृत होती है, जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी की जाती है। और उन भाषाओं को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। जैसे मगही हो गई, भोजपुरी, मालवी, ढूंढाड़ी, ठीक है, आदि। तो जो अपनी हिंदी भाषा है उसका केवल यानी वो केवल खड़ी बोली का से ही उसने अपना विकास नहीं किया है, बल्कि अपनी जो हिंदी भाषा है इसके अंदर बहुत सारी दूसरी बोलियां भी समाहित हैं, जिसको अलग अलग ऐसे विभाजित किया गया है जो निम्न प्रकार है। जिसमें सबसे पहली है आपके पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में कौन सी आएगी? जो हिंदी का यानी जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसमें आती हैं आपके अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। ठीक है। और जो दूसरा है वो आपके कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। जो हिंदी का दूसरा रूप अपने सामने आता है वो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आएंगी? आपके ब्रज आएगी, बांगड़ू भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। इस ऐसे 36 भाषाएं, 36 इसमें हिंदी भाषा के परिवार में लगभग ऐसे तो 15 बोलियां मानी जाती हैं। वही छोटी मोटी भाषाओं को यदि मिलाया जाए तो करीब 36 भाषाएं इसमें मानी जाती हैं। किसमें? हिंदी भाषा के स्वरूप को विकसित करने में इन सभी भाषाओं का सहयोग है। जबकि बिहारी की प्रमुख बोलियां है मगही, मैथिली और भोजपुरी। और वहीं राजस्थानी क्षेत्र की मानी जाती है वो है आपके मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। ठीक है। और इसकी जगह कई विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों की होती हैं वो होती हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। ये बोलियां किसकी मानी जाती है? हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। यानी इन भाषाओं के सहयोग से ही हिंदी भाषा का विस्तार माना जाता है। 2019 इसमें वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी का विकास कैसे माना जाता है। ठीक है। तो हिंदी का विकास इन सभी भाषाओं के कारण ही माना जाता है और इन बोलियों के मेल के कारण ही। देखिए
यहाँ दिया गया है कि ये जो बोलियां हैं आपके सामने आई हैं, इन बोलियों के मेल से ही हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में या 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पंखवाड़ा भी मनाया जाता है, जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए उस पर परिचर्चा की जाती है। हालांकि बड़े खेद की बात है कि आजकल अंग्रेजी बोलना लोग अपना स्टैंडर्ड समझने लगे हैं, जबकि जब तक आपको हिंदी शुद्ध रूप में नहीं आएगी तब तक आप अंग्रेजी शुद्ध रूप में नहीं बोल पाएंगे। ऐसा मेरा क्या विद्वानों का भी मानना है। ठीक है, तो आया समझ में आपको कि हिंदी का विकास कैसे माने जाता है? इन सभी बोलियों के कारण ही हिंदी भाषा को किसका राजभाषा का दर्जा मिला है। अब चौथा स्वरूप है आपके किसका? भाषा का चौथा स्वरूप यानी चौथा विविध रूप कौन सा है? उपबोली। यानी उपबोली, ये तो बोली हो गई जो प्रांतीय बोली जाती हैं। अब उपबोली क्या कहेंगे? जो छोटे स्तर पर बोली जाती हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से थोड़ा बहुत तो अंतर देखने को मिलेगा ही। तो जो व्यक्तिगत बोली होती है और सामूहिक रूप से जब वो प्रयुक्त हो जाए तो वो उपबोली बन जाती है, और इस उससे बोली और विभाषा की ही संरचना यानी सृष्टि होती है। आया यहाँ पर समझ में आपको? कौन से हमारी भाषा के कितने रूप हैं समझ में आ गया आपको? भाषा के कितने रूप है? 4 रूप माने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो आप लिख सकते हो मूल भाषा, विभाषा, बोली और कौन सी? उपबोली। ठीक है, और फिर हिंदी भाषा के सहयोग, हिंदी भाषा के विकास में सहयोग करने वाली कौन सी बोलियां हैं? तो प्रमुख रूप से हिंदी भाषा के परिवार में करीब 15 बोलियों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे ना समझ में आया यहाँ तक आपको? अब बढ़ते हैं आगे। भाषा की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? तो आइए देखते हैं, भाषा की इकाइयों को पढ़ते हैं हम कि कौन सी इकाइयां होती है। भाषा को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो भाषा की निम्न इकाइयां भैया कौन सी? सबसे पहली है ध्वनि। कौन सी है? ध्वनि। यानी जब हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे, जो भी हमारे मुंह से निकलता है। ठीक है, तो भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपके ये प्रश्न बन सकता है, देखो भाषा के मौखिक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कि ध्वनियों को। ध्वनि किसे कहते हैं? मुंह से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज को। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से बन गए। अब देखिए इसका दूसरी इकाई कौन सी है भाषा की? वर्ण। वर्ण क्या है? ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चरित होता है यानी निकलता है, और ये इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? कोशिका, शरीर को बनाने के लिए। उसी प्रकार भाषा के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अपने वर्ण। कौन सी है? वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहेंगे। जैसे ये क, अब वर्ण कब कहा जाएगा? जब उसके नीचे हलंत हो, उसको वर्ण कहा जाएगा। और यदि इसके साथ स्वर अ मिल जाता है तभी ये क व्यंजन बनता है। इसके बिना यानी इसके बिना ये वर्ण ही कहलाता है, जिसके नीचे हलंत आता हो। ठीक है, आया समझ में आपको? फिर आया आपके शब्द, यानी वर्गों के सार्थक समूह को। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के, सॉरी वर्गों के नहीं, वर्णों के, अक्षरों के या वर्णों के सार्थक समूह को, यानी जो अर्थ सहित हो, अर्थ देने वाले हो, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल। ठीक है, तो क्या बनता है? कमल। अब इसका अर्थ निकल रहा है ना, फूल, ऐसे। ठीक है, ये तो हो गई तीसरी इकाई। समझ में आ गया आपको? फिर देखिए चौथी इकाई है भाषा की, वो है पद। यानी जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहेंगे? हम पद कहेंगे। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा,
तो इस वाक्य में राम ने क्या हो गया, पद हो गया। रावण को भी एक पद है, बाण से भी पद है और मारा भी क्या है, पद है। अब वो पद क्या होते हैं, ये पद परिचय से संबंधित जो वाक्य के ये विभिन्न अंग माने जाते हैं, पद माने जाते हैं। और पद के कितने भेद होते हैं, जैसे संज्ञा है आपकी, संज्ञा, सर्वनाम, पद परिचय आएगा आपके, ठीक है। संज्ञा है, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, ये इन सब से संबंधित आपको क्या देना होगा, आपको वहां पे परिचय देना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि राम ने शब्द कैसा है, तो सबसे पहले इसका शब्द पहचाना जाता है। तो ये शब्द कैसा है आपका, संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक लिंग है, वचन, कारक कौन सा है, तो सबसे अच्छे से पता चल रहा है। जैसे वो अवयव भी आते हैं और विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब आएंगे उसके अंदर, आपके पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका परिचय देना होता है। तो परिचय में होता है कि संज्ञावाचक, कौन सी संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। फिर लिंग हो जाता है पुल्लिंग, वचन कौन सा है कि एक वचन, ठीक है। फिर किसका किसके साथ में संबंध है, तो वो संबंध बताना होता है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद, ठीक है। आया समझ में। फिर पांचवी इकाई कौन सी मानी जाती है इसकी, वाक्य। देखो सबसे पहले ध्वनि निकली तभी वर्ण बना, वर्ण बनते ही क्या बना है, शब्द बने, शब्द के बनने से पद बना, और जब पद बने तो उन पदों को यानी शब्दों के मेल से अब एक पूर्ण विचार प्रकट हो गया, और तब वो शब्द समूह को जब उचित क्रम में रखते हैं तो वो वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है या राम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वाक्य। अब इसके भी अलग अलग भेद माने गए हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके ऊपर भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तो आप साथ में बने रहिएगा। अब हम पढ़ते हैं, ये तो हो गया भाषा का सारा रूप आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। जैसे टॉपिक आया ना भाषा, व्याकरण और लिपि, जिसमें से भाषा पूरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे तो भाषा क्या है, एक व्यवस्था है, यानी भाषा के विभिन्न अंगों, वर्ण, शब्द, पद आदि, इन सभी को क्या करना आता है, निश्चित और नियमबद्ध इनमें संबंध होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति, शब्द का भंडार, उत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण, वाक्य निर्माण, इन सभी का जो गहन रूप से अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण के अंतर्गत। तो इसका शाब्दिक अर्थ यदि अपन ले लिया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, विश्लेषण, ठीक है। संपूर्ण इन सभी का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए, मानक रूप निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो इन्हीं नियमों को जब योजनाबद्ध तरीके से लिखा जाए तो उसे व्याकरण कहा जाता है। आई बात समझ में आपको। अब व्याकरण क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है वो देखिए आप। यानी व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, ठीक है। यानी मतलब क्या है कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके रचना को क्या करता है, स्पष्ट बनाता है। तो इस प्रकार हम व्याकरण की अगर अपन दूसरे अर्थों में, इसकी सही अर्थों में परिभाषा करके देखेंगे तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें क्या करता है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने के नियमों का जो ज्ञान कराए, उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ये क्या हो गई आपकी व्याकरण की परिभाषा, ठीक है। अब होती क्या है वो देखिए कि व्याकरण से क्या होता है कि नियमों में स्थिरता आती है। नियमों में क्या आती है, स्थिरता,
उस नियम के अनुसार हमें वो वाक्य रखने पड़ते हैं। तो नियमों की स्थिरता जब होगी तो भाषा में एक प्रकार की मानकता आएगी, और यही मानकता भाषा को परिनिष्ठित यानी शुद्ध रूप प्रदान करती है। और व्याकरण ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो भाषा को कैसा बना सकता है, सर्वमान्य, शिष्ट, सम्मत और स्थायी बना सकता है। व्याकरण और भाषा का संबंध क्या होता है वो देखिए, कि कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा को नहीं सीख सकता है। और व्याकरण का भाषा से क्या लेना देना, तो यहाँ देखिए कि आप व्याकरण को जाने बिना क्या आप भाषा सीख सकते हो, आप बोलना सीख सकते हो। लिखने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्याकरण तो सीखनी पड़ेगी। तो इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध माना जाता है। व्याकरण क्या करती है, भाषा के उच्चारण, प्रयोग, अर्थों के प्रयोग के रूप को क्या करती है, निश्चित करती है। अब आइए देखते हैं कैसे, ये हम इनके अंगों के द्वारा समझेंगे। व्याकरण के अंग कौन से माने जाते हैं, कि भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के मेल से शब्द और पद बनेंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, या वर्षों लिख दिया, 1 मिनट, वर्णों के। ठीक है, इनसे वाक्य का निर्माण होता है। और इस प्रकार व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं, जिसमें वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के बारे में इसका विश्लेषण किया जाता है। शब्दों में शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्द के भेद कितने होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। यानी उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, रचना के आधार पर कैसे होते हैं, अर्थ के आधार पर कैसे होते हैं वो। फिर पद विचार होते हैं, जिसमें पद, ये इसमें 8 प्रकार के माने गए हैं। पद के 8 अंग माने गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, इन सभी को मिलाकर 8। ठीक है, और वाक्य, फिर वाक्य बताए गए हैं, जो 3 प्रकार के वाक्य माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे सरल या साधारण हो गया, संयुक्त हो जाता, मिश्र हो जाता। तो इसके बारे में भी मैं इसके ऊपर विस्तृत रूप से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आपके इसमें से जो प्रश्न बनेंगे वो इसी तरीके से आएंगे कि व्याकरण के कौन कौन से अंग माने गए हैं, या वर्ण विचार से आप क्या समझते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द विचार क्या किसको मानते हैं। तो ये इसमें, जैसे मैंने आपको यहाँ भी समझाया, वही इसके अंदर दिया गया है कि बस उनका आकार, उच्चारण, वर्गीकरण या मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। तो वर्ण जिसमें स्वर और व्यंजन वगैरह आते हैं, उनके उच्चारण स्थान, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा शब्द विचार है, जिसमें आपको अभी बताया, देखो शब्दों का भेद होता है, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर उन शब्दों का प्रकारों का उल्लेख किया जाता है, वो शब्द विचार की श्रेणी में आते हैं सारे। और पद विचार में, यानी इसमें क्या दिया जाता है, इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया या पद के विविध रूप कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर चर्चा की जाती है। फिर वाक्य विचार, वाक्य से संबंधित अंतर्गत उनके भेद, यानी वाक्य के भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो ये सारा आपके किसके अंदर आ जाता है, व्याकरण के अंदर। तो इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, यानी व्याकरण की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, और वहीं व्याकरण और भाषा का क्या संबंध होता है, व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं, या शब्द विचार के अंतर्गत क्या किया जाता है, या किसके ऊपर चर्चा की जाती है, या किसके ऊपर विस्तार से बताया जाता है। तो आपके इस तरीके से ये प्रश्न बनेंगे। तो ये हो गया आपके व्याकरण से रिलेटेड। ठीक है, अब आता है अपने तीसरा पॉइंट, लिपि। लिपि किसे कहते हैं, यानी जब हम भाषा को लिखित रूप में, यानी जब जो बोली गई, यानी हम बोली हुई तो पूरी याद रहती नहीं है, तो उसको क्या किया जाने लगा कि हम इसको लिखे। तो जब भाषा को लिखित रूप में, यानी जब उसको लिखने की आवश्यकता पड़ी, यानी मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए, और उसी चिन्हों को क्या नाम दिया गया, लिपि का नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम, लिपि। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है, यानी आपके पहले इसका प्रश्न क्या बनता है कि लिपि किसे कहेंगे। ठीक है, फिर परिभाषा क्या होती है कि लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी को किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में।
अंग्रेजी को कौन सी लिपि में? रोमन लिपि में। उर्दू को फारसी लिपि में, उर्दू फारसी शब्द से बोले जाता है ना। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि का प्रयोग केवल हमारी हिंदी भाषा में नहीं, वरन हिंदी के अलावा मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा, ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है। फिर देखिए भाषा, जो हमारे देवनागरी लिपि है वो क्या होती है? ठीक है, यानी भारत की जो प्राचीनतम लिपियां मानी जाती हैं वो दो मानी जाती है, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। तो इसमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, और यानी इसका उद्भव वहीं से माना जाता है। जबकि इसकी जो विशेषता मानी जाती है वो क्या है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसा बोला जाता है उसको वैसा ही लिखा जाता है। संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में बांटी गई होती है, और एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान एक स्थान से ही होता है, अलग अलग स्थानों से नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है जो आपके यदि निबंधात्मक प्रश्न आता तो उसमें लिखा जाता है। फिर इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। फिर शिरोरेखा का प्रयोग भी होता है, यानी शिरोरेखा किसको कहते हैं? यानी ये जो शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा सरल, इसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है इसको शिरोरेखा बोलते हैं। यदि आप परीक्षा में ये नहीं खींचते हो, यानी ये नहीं करते हो, तो आपके नंबर माइनस होते हैं। यानी उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक पृथक चिन्ह किए जाते हैं। अनुनासिक ये ध्वन और अनुस्वार ये। ठीक है। और क्या होता है कि इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है, और मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय ही होता है। अक्षर भी कैसे होते हैं? सुडौल होते हैं, और वर्ण गोलाइयों से युक्त होते हैं। वर्णों की स्पष्टता होती है, और ये रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वर्ण विभाजन में भी क्या होती है? वैज्ञानिकता दिखाई देती है। तो मैंने जो आपके परीक्षा में आएंगे मैंने उसके हिसाब से ही या मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। तो आई होप आपको ये नोट्स पसंद भी आएंगे, और आपको इसको समझने में आपके लिए काफ़ी अच्छा मेरा ये प्रयास भी साबित होगा। और मेरे इस प्रयास को थोड़ा उत्साह दीजिएगा लाइक और कमेंट के द्वारा। और जहाँ कहीं नहीं समझ में आए या जहाँ कहीं मिस्टेक हो भी जाती हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर नोटिस करवाइएगा हमें, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो आइए अब देखते हैं, मैं इस बार मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि आइए देखिए आपने क्या सीखा। इस वीडियो को आप पहले पूरा देखना, फिर आप इनको क्या करना, इनके प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं आपको कि विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है कौन सा है। उत्तर आपको वीडियो को देखना है, फिर लिखना है। ठीक है। यदि आपको ये प्रश्न करने आ गए ना, तो आपके जो 2 अंक यानी इस पूरे टॉपिक पे ये 2 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके कहीं से भी नहीं जा सकते यदि आपने ये प्रश्न आपको करने आ गए तो। ठीक है। दूसरा है कि मौखिक भाषा के वाक्य की क्या विशेषता होती है, तो मैंने अच्छे से बताया कि क्या विशेषता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है। चौथा प्रश्न है आपके कि भाषा के मौखिक रूप में किसका प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 5 है कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। फिर भाषा का शरीर शास्त्र किसको माना गया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो देखेंगे तब। और प्रश्न संख्या 7 है कि भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का कौन सा माध्यम अच्छा माना जाता है, तो वह आपको लिखना है। और जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ये मैंने 8 प्रश्न आपके लिए निर्धारित किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही लिखिए। देखिए, लिखते रहने से ही आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और बोर्ड परीक्षा में आप उन उत्तरों को लिखते समय आपकी जब सहजता नियमितता बनी रहेगी, रेगुलर रूप से आप लिखते रहेंगे,
तो वहाँ आपको लिखने में फिर कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आपको ये अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि काश मेरे पास समय होता और ज़्यादा होता मैं लिख लेता। क्यों? क्योंकि आपके लिखने की प्रैक्टिस छूट चुकी है और हिंदी में जितना आप सुंदर तरीके से लिखते हो उतने नंबर भी आपके सुंदर आते हैं। तो पूरा साथ में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए, और प्रश्नों के उत्तर तो आपको लिखने ही लिखने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।